हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे हम लोग पहले एक तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, ऊष्मीय चालकता के बारे में पढ़ चुके हैं और एक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। एक डिफ्यूजन के बारे में और पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। डिफ्यूजन विसरण बोलते हैं इसको हिंदी में। वैसे डिफ्यूजन या विसरण का मतलब ये होता है कि जैसे एक जगह पर अगर किसी चीज़ की डेंसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता ज़्यादा हो और दूसरी जगह पे कम हो, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली पार्टिकल मूव करते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कणों की जो गति होती है उसको बोलते हैं विसरण। जैसे हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं परफ्यूम स्प्रे करूँ तो यहाँ पे परफ्यूम के पार्टिकल यहाँ पे जहाँ पे स्प्रे करूँगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद में ये क्या करेंगे, दूसरी जगह पे परफ्यूम के पार्टिकल नहीं यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल यहाँ पर सांद्रता इसका जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा हो गया, दूसरी जगह पे कम है कंसंट्रेशन, तो यहाँ से ये दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसी वजह से अपने को क्या होता है, जैसे ये विसरण होता है, ये होता है डिफ्यूजन। इसकी वजह से तो हमारे को जब एक जगह पे परफ्यूम हम लोग स्प्रे करते हैं तो दूसरी जगह पे उसकी स्मेल का मतलब क्या है, पार्टिकल यहाँ से चल के वहाँ तक पहुँच गए। तो एक जगह पे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा है, दूसरी जगह पे जहाँ पे कम है, वहाँ पर अगर पहुँच जाते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ये जो मोशन है, जो गति है, उसको बोलते हैं विसरण। दिस इज डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, जैसे हमने पहले दो कोफिशिएंट तो कैलकुलेट कर लिए थे। कौन कौन से? एक तो हमने विस्कोसिटी के लिए कैलकुलेट किया था ईटा से, है ना, और वो होता था कुछ 1/3 रो सी बार लेमडा, ये था ना। और सी बार का मतलब एवरेज है, और एक था के, इसको थर्मल कोफिशिएंट बोलते थे। ये जो था ये था 1/3 रो सी बार लेमडा सी बी। और जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट आता है डी, ये आता है 1/3 सी बार लेमडा। इसमें सी बार लेमडा आता है, इसमें रो और आ जाता है, और इसके अंदर सी भी और आ जाता है। मतलब 1/3 सी बार लेमडा, फिर इसमें रो और आ गया, फिर इसके अंदर सी भी और आ जाता है। ये कैलकुलेशन से मैं तो एक लॉजिक बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग एक याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इस चीज को। ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। ये है विसरण गुणांक या डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। ये दोनों पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। हम लोग तीनों में एक रिलेशन भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आया भी हो कि इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, तीनों में संबंध स्थापित करो, इन तीनों में, है ना। ये ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है, ये अभिगमन जो परिघटना है, एक ये, तीनों में आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करो, संबंध स्थापित करो, ठीक है। संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो मैं इन तीनों को सीक्वेंस में लिखूँ क्या? सीक्वेंस में क्या लिखना है, ऐसा जैसा है वैसे लिख सकता है, कैसे जैसे भी है। मैं काम करता हूँ, ये यहाँ तक पहले तो विसरण की बात हो गई, यहाँ तक समझ आया बात, ठीक। अब तीनों में संबंध स्थापित करने की बात करें। संबंध, रिलेशन न्यूमेरिकल भी किस तरीके से पूछ सकते हैं यहाँ से, इस पूरे चैप्टर से। अभी इस लेक्चर के अंदर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में। पहले इसमें रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन पहली चीज तो देखो ये है K इक्वल टू के, नहीं, मैं ईटा की बात करता हूँ जो कि विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? शांता गुणांक ना, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। एक इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर देते हैं। ये क्या होता है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके ना इसके बारे में। ये क्या? थर्मल कोफिशिएंट, ऊष्मीय चालकता। ये है थर्मल कोफिशिएंट, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसको हम लोग थर्ड नंबर का इक्वेशन लिख लेते हैं, डी इक्वल टू, छाप लेना इसको, 1/3 सी बार लेमडा। दिस इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है? विसरण गुणांक। दिस इज विसरण गुणांक, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, राइट। तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो क्या करते हैं, देखो
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। तो क्या कर रहे हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, देखो एक सेकेंड, पहले 1 और 2 की बात कर लेते हैं, 1 और 2 की, 3 की बात नहीं करते, 1 और 2 की। तो 1 को 2 से डिवाइड करो तो देखो इन दोनों में क्या बैठेगा, इधर तो ईटा है, इधर के है, डिवाइड हो गया। राइट साइड में देखो, राइट साइड में 1/3 से, रो से, सी बार से, लेमडा से 1/CV बच गया, ये बच गया भैया, ठीक है, ये मिला। छाप लेना पॉज करके इसको, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, इसको उल्टा कर दो, के बाई ईटा CV। ये जो CV है ये 1 मोल का है, कितने मोल का है, 1 मोल का एक तरीके से। तो टोटल CV में अगर मैं या अगर ग्राम में बात करूं तो ये 1 ग्राम का है, अगर ग्राम में लेना चाहे तो ये 1 ग्राम का, सपोज एक मोल का है, तो 1 मोल के अंदर आप ऐसे समझो इसको, 1 मोल है, मान लो ये 1 मोल का है CV, तो 1 मोल के अंदर मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल का मास कितना होगा, m, जिसको मोलर मास बोलते हैं, m के बराबर होगा, कैपिटल M। तो ये ऐसे आता है CV इक्वल टू कैपिटल CV अपॉन M, ये इनमें रिलेशन होता है। ये 1 मोल के लिए, सपोज ये 1 ग्राम के लिए अगर कंसिडर करना चाहे, 1 मोल के लिए मान लो, ये 1 मोल के लिए है और ये है टोटल, ठीक है। तो इसको इन दोनों में ये रिलेशन होता है, तो ये कैपिटल CV है, इसको स्मॉल CV मान सकते हैं हम लोग, स्मॉल CV कंसिडर कर लेते हैं इसको इस तरीके से। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K अपॉन ईटा, ये कैपिटल CV अपॉन M। तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, MK अपॉन ईटा कैपिटल CV इक्वल टू 1। एक रिलेशन तो ऐसा आ गया, मतलब यहाँ तक पहुँचा था, ये भी ठीक है, कैपिटल CV के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बाकी ये ऐसा ठीक था, ठीक है, ये आया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इनमें जो भी रिलेशन आता था, ईटा में के में रिलेशन आ गया। अभी एक काम और कर लेते हैं, एक रिलेशन और बनाते हैं इसमें और इसमें, तो इन दोनों को भी डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा ईटा अपॉन डी, और इधर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 3 से बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, तो उधर तो है ईटा, इधर है कैपिटल डी, तो उधर क्या बचा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो C बार लेमडा 1/3 रो बचेगा ना, ये रो आया, तो ये आ गया, ये रिलेशन, यही है रिलेशन। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1, ये आ गया। इस तरीके से इनके रिलेशन से एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, छाप लेना इसको। अब एक दूसरी बात बताता हूँ, न्यूमेरिकल इसमें कहाँ से किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच करने का तरीका बताता हूँ, ये छाप लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल अप्रोच करने का तरीका देखो, न्यूमेरिकल के लिए ये यूनिट तो कंप्लीट हो ही गया अभी थ्योरी का। तो न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो, एक तो हम लोगों ने जो फॉर्मूले देखे, देखो फॉर्मूले याद नहीं है तो न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं कर सकते, मैक्सिमम टाइम पे ये होता है। तो फॉर्मूले कौन कौन से काम में आने वाले हैं, किस टाइप के उन पे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, तो समझना है बात को। मैं अप्रोच सिखाता हूँ, अप्रोच का मतलब है कि किस तरीके से उसको समझना है, किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करता है, मैथमेटिक्स आती है तो कर लोगे, नहीं तो वो तो छोटी बातें हैं। मेन तो चीज़ है कि उसको क्वेश्चन को कैसे लगाना है, ठीक है। अभी देखो, हम लोगों ने सबसे पहले तो 3 टाइप के वेलोसिटी पढ़े थे। एक तो पढ़े थे हमने RMS टाइप का वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी जिसको बोलते थे, एवरेज वेलोसिटी जिसको C बार बोल देते हैं हम लोग, और एक और आता था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, CM बोल देते हैं ना। तो इन तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो CRMS जो होता है उसका होता है 3 kT बाई स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब एक पार्टिकल का मास होता है। K क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये बार वाला है जो ये क्या आएगा 8 kT बाई m पाई, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज। ये पहले मैं बता चुका, ये फॉर्मूले तो हम लोग डिराइव कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो होता है उसका आता है 2 kT बाई स्मॉल m, ठीक है। ये जो स्मॉल m है वो एक पार्टिकल का मास है, मास ऑफ 1 पार्टिकल,
एक कण का द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर? इसकी जगह पे मैं कैपिटल एम भी लिख सकता हूं। कैपिटल एम होता है मोलर मास। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम में एक रिलेशन होता है, जैसे ये एक पार्टिकल का, तो एक पार्टिकल के मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है मोलर मास। क्या हो जाता है? मोलर मास। ये एन क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ये एम है, मोलर मास हो गया ये, मोलर द्रव्यमान, मतलब एक मोल का द्रव्यमान, मोलर मास। ठीक है, और जो एन है, कैपिटल एन है, एवोगाड्रो नंबर, इसको ऑलमोस्ट में 6 × 10⁻23। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। अब देखिए, क्या कर सकते हैं अब? देखिए, इसको हम लोग एक दूसरा फॉर्मेट बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट कैसा? यहां पर स्मॉल एम की जगह पर मैं कैपिटल एम के टर्म्स में लेके आना चाहूं अगर इनको, तो कैपिटल एम में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? स्मॉल एम का वैल्यू कैपिटल एम अपॉन एन लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 स्मॉल एम है, उसका वैल्यू कैपिटल एम अपॉन एन, यहां से स्मॉल एम का कैपिटल एम बाई एन आ सकता है। तो यहां से मैं लिख दूं तो कैपिटल एम बाई एन, तो एन के टी आ जाएगा। और एन के जो होता है ना, एन इंटू के, इसको आर से लिखते हैं। ये जो एन इंटू के होता है ना, एन इंटू के, इसको कैपिटल आर, गैस कांस्टेंट होता है ना आर, वो, तो इसको आर से लिखते हैं, 3RT/m। तो ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म भी हो सकता है, ये फॉर्म भी हो सकता है, ये फॉर्म भी हो सकता है। दूसरा इसका देख लो, इसको भी स्मॉल एम को कैपिटल एम बाई एन से, तो कैपिटल एम बाई एन से, तो एन ऊपर चला जाएगा और ये कैपिटल एम पाई, तो ये हो जाएगा एन के हो जाएगा 8RT/m पाई। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, किस किस टाइप से आ सकता है वो बताता हूं। ये है 2NKT बाई कैपिटल एम, ये हो जाएगा 2RT/कैपिटल एम। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसको पॉज करके छाप लेना, एक बार पॉज करके इसको छाप लेना। एक टाइप तो क्वेश्चन का यहां से बनता है। यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है? यहां से क्या क्या दे सकता है, समझना क्या है इस फॉर्मूले में। के तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर और मास ही तो है। तो अगर मान लो कि अपने को एक पार्टिकल का मास गिवन है, एक पार्टिकल का, एक कण का मास है, तब तो अपने को ये फॉर्मूले लगाने हैं। मतलब एक पार्टिकल का मास गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, और इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए। टेम्परेचर गिवन है, एक पार्टिकल का मास गिवन है, ये क्या तो कांस्टेंट है। एक पार्टिकल का मास है तो हमारे को ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कौन सा? ये वाले फॉर्मेट। और अगर एक मोल का गिवन है, मोलर मास दिया हुआ है, तो वो फिर अपने को ये फॉर्मूले काम में लेने हैं, क्योंकि इसमें ये जो m है ये एक मोल का है, मोलर मास गिवन है। तो अगर मोलर मास गिवन है तो अपने को ये यूज करने हैं, और एक पार्टिकल का मास गिवन है तो ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये वैसे IIT JEM के सिलेबस के अंदर ये पूरा वाइडली डिस्कस होता है, किस किस टाइप के फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, किस टाइप से प्रॉब्लम्स बनते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं। इतना BSc के अंदर इतना वाइडली होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ध्यान रख सकते हो कि मैंने एक तरीका बता दिया। ये फॉर्मूले तो वैसे ध्यान रखने हैं क्योंकि इनका तो डेरिवेशन भी आ जाता है। इनसे ये बनाना मैंने सिखा दिया। ये दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो कैपिटल एम बाई ये होता है, और ये तो R में रखना हो तो ये आ जाएगा, R और कैपिटल एम में, और बाकी ये के स्मॉल एम में से आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। दूसरा, तो इस पे किस किस एक तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एक इस पे क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस समझ लो बात को, है ना। दूसरा दूसरा फॉर्मेट ऐसा है
कि मैंने जो कोफिशिएंट्स बताएं, जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना 3 टाइप के हमने देखे, एक तो विस्कोसिटी के बारे में बात की, एक थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, एक थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में बात की। तो तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। एक जो हमने पढ़ा था लेमडा बोलते हैं मीन फ्री पाथ, उस पर तो मैंने क्वेश्चन कराया भी होगा। मीन फ्री पाथ लेमडा, मीन फ्री पाथ, उस पर फॉर्मूला होता है √2 पाई d स्क्वायर n। ठीक है, ये d क्या होता है? डायमीटर, व्यास होता है। जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल कितना बड़ा है उसका जो व्यास होता है, उसका डायमीटर होता है, वो होता है, ये होता है d। ठीक है ना, स्फेरिकल मानते हैं ना पार्टिकल को, गोलाकार मानते हैं, तो गोले की त्रिज्या। क्लियर है? ये आ गया जो भी था। अब देखिए हम लोग वो जो कोफिशिएंट्स की बात कर रहे थे, उनमें 3 कोफिशिएंट्स थे। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि एक तो है अपने पास में क्या, एक तो जैसे d है, d क्या 1/3 c बार लेमडा। एक अपने पास में क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट 1/3 c बार रो लेमडा। और एक है k थर्मल कोफिशिएंट, वो होता है 1/3 c बार रो लेमडा और cv। ठीक है ना। अब देखो ये लेमडा है, लेमडा का वैल्यू आपको ध्यान रखना, तो लेमडा का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। एक c बार का वैल्यू आपको ये रहा। अब आपको लास्ट के फॉर्मूले हमने पहले तो डेरिवेशन जब करें इनके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में जैसे ये मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसके बाद में मैंने लेमडा का वैल्यू पुट किया होगा वहां पे, फिर सी बार का भी वैल्यू पुट किया होगा, फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर आया होगा। तो वो बड़ा स्ट्रक्चर तो आपको याद हो नहीं सकता, ऐसे बड़े स्ट्रक्चर पूरी बुक को कितना याद रखोगे, तो आपको ध्यान रखना ही है। इसमें लेमडा का वैल्यू, सी बार का वैल्यू, सी बार का वैल्यू तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और लेमडा का वैल्यू ये पहले पढ़ चुके हैं ना हम ये, तो ये इनके लास्ट के आंसर तो वैसे भी ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखने लेना बस, ये वाले दोनों लेमडा और सी बार का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आए तो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें। बाकी प्रीवियस इसी क्वेश्चन पेपर्स में देख लेना, इसी टाइप से हो जाएंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा गया होगा। जैसे अगर इसमें बात करूँ मैं, लेमडा का वैल्यू है, जैसे लेमडा का वैल्यू ये है, मैंने रख दिया √2 पाई d स्क्वायर n। सी बार का जो वैल्यू है, सी बार का, अब सी बार का देखो मैं ये वाला वैल्यू काम में लूं कि ये वाला, मैंने जब बताया होगा वहां पे मैंने ये वाले वैल्यूज काम में लिए होंगे, ये भी ले सकता था, कोई सा ले लो, तो आप ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल का मास गिवन हो तो यहां पे रख देना, और एक पार्टिकल का मास नहीं गिवन हो तो उस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, अगर मोलर मास गिवन हो क्वेश्चन में, एक पार्टिकल का मास नहीं गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके कैपिटल M कैलकुलेट कर लेना, या मोलर मास गिवन है तो मोलर मास गिवन है n से डिवाइड करके स्मॉल m निकाल लेना, ऐसा कर लेना। या आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट इसी का वैल्यू रख दो, तो इसमें मोलर मास ही काम में लिया गया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां पर सी बार का वैल्यू आपको पुट करना हो तो वो कौन सा पुट करोगे, ये वाला पुट करोगे या ये वाला, कोई सा ही कर दो, लेकिन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आप पुट कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर एक पार्टिकल का मास गिवन है तो आप ये कर दो, इसमें एक पार्टिकल का मास ही आता है। अगर मोलर मास है तो डायरेक्ट या तो ये कर दो या ये ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर स्मॉल m का वैल्यू इस फॉर्मूले से कैपिटल M का दिया हुआ रहेगा तो स्मॉल m का कैलकुलेट कर लेना, इसे डिवाइड करके, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू गिवन है या इसका गिवन है या इसका गिवन, किसका गिवन है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा नहीं रहा लेकिन वैल्यू आ जाएगा। तो इन तीनों पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस पे आ गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, तो सबसे पहले तो आपको तो फॉर्मूला तो यही याद है, सी बार का वैल्यू वो रख देना 8kT/m पाई, फिर लेमडा का वैल्यू ये रख देना, याद रखना है वो लेमडा और वो सी वाले सारे ये रख देना, फिर सोचना कि क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं दिया हुआ, उसके हिसाब से यहाँ से डील कर लेना। ठीक है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला वो पूरा बड़ा करने पे आएगा, वो याद रहने में बहुत मुश्किल होता है, तो ये चीज़ ये याद रख लेना। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। और इस पर न्यूमेरिकल बाई चांस आ जाता है आने को, ऐसे बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर का तो वैसे ही 2 चैप्टर मिला के ये यूनिट है,
तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करना है वो मैंने तरीका सिखा दिया आपको। इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। IIT जेम का अपना पैरेलल एक चल रहा है, एक दूसरा कोर्स IIT जेम और CSR नेट का। तो किसी को उसमें इंटरेस्ट हो, किसी को उसके बारे में जानना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है वो उसमें ये पूरा डिटेल में डिस्कस होता है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, न्यूमेरिकल चलते हैं। ठीक है, चलो इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं और ये यूनिट खत्म हो गया आपका। ठीक है।